देखो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कोशिका झिल्ली के कार्य। कोशिका झिल्ली के कार्य की अगर बात करते हैं तो कोशिका झिल्ली में सबसे कोशिका में क्या, अगर जंतु कोशिका में बात करते हैं तो जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली सबसे बाहर पाई जाती है, जो कि पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर एक और अन्य कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो कोशिका झिल्ली जो है वो क्या काम करेगी, यहाँ पर यह है कोशिका को निश्चित आकृति व आकार प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली के कारण ही कोशिका की क्या होती है, आकृति निश्चित होती है, अर्थात ये कोशिका झिल्ली के आकार को क्या होती है, बनाए रखती है। और कोशिका झिल्ली अलग अलग आकृति के आधार पर अलग अलग प्रकार की हो सकती है। जैसे तंत्रिका कोशिका देखते हैं तो तंत्रिका कोशिका कैसी होती है, लंबी होती है। अगर अपन उसकी आरबीसी देखते हैं तो उसकी शेप अलग होती है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कोशिका की जो झिल्ली के ऊपर निर्भर करता है। अगर अपन नेक्स्ट बात करते हैं या कोशिका झिल्ली के कार्य में, तो कोशिका झिल्ली क्या होती है, सुरक्षा का कार्य करती है। कोशिका झिल्ली सुरक्षा का कार्य करती है। तो ये क्या करती है, कोशिका झिल्ली जो बाहरी पदार्थ जो है या कोशिका के अंदर के जो पदार्थ है उन सब की क्या काम करती है, सुरक्षा का कार्य करती है। तीसरी अगर बात करती है तो कोशिका झिल्ली कैसी होती है, चयनात्मक पारगम्य होती है। कोशिका झिल्ली चयनात्मक अर्धपारगम्य चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। तो ये क्या काम करेगी, ये पदार्थों के आवागमन में, इसलिए यह कोशिका में पदार्थों के परिवहन में सहायता करती हैं। तो चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अर्धपारगम्य का मतलब क्या होती है कि इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनके द्वारा पदार्थों का क्या किया जाता है, परिवहन किया जाता है। चयनात्मक का मतलब क्या, कोशिका अपने अंदर आने वाले पदार्थ और जाने वाले पदार्थों का क्या करती है, चयन करती है, अर्थात जो पदार्थ कोशिका के लिए आवश्यक होते हैं उन्हीं पदार्थों को अंदर आने देती है, और जो कोशिका के लिए आवश्यक नहीं होते उन्हें अंदर नहीं आने देती है। अर्थात यहाँ पर जो है कोशिका में परिवहन के एक सक्रिय परिवहन होता है, जो अपन पहले बात कर चुके हैं, सक्रिय परिवहन, और एक होता है निष्क्रिय परिवहन। सक्रिय परिवहन और एक होता है निष्क्रिय परिवहन। तो सक्रिय परिवहन जो है इसमें तो क्या होता है कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है,
जबकि इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ये अपन सक्रिय परिवहन, निष्क्रिय परिवहन अलग से पढ़ चुके हैं, पैसिव और एक्टिव डिफ्यूजन। तो यहाँ पर सक्रिय परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा अगर किसी पदार्थ का क्या हो रहा है, परिवहन हो रहा है, तो यहाँ पर किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता। जैसे सक्रिय परिवहन में अगर देखते हैं तो ग्लूकोज का परिवहन जो होता है, ग्लूकोज का अवशोषण जो होता है वो किसके रूप में होता है, सक्रिय परिवहन के रूप में होता है। ग्लूकोज का अवशोषण जो होगा या ग्लूकोज का अवशोषण यहाँ पर किसके द्वारा होता है, सक्रिय। और निष्क्रिय परिवहन की बात करते हैं तो जैसे परासरण है, विसरण है, जो अपन पढ़ चुके हैं, परासरण, विसरण। यहाँ पर और भी आते हैं, जैसे सक्रिय परिवहन में एंडोसाइटोसिस है, एक्सोसाइटोसिस अर्थात कोशिका के द्वारा ठोस पदार्थों को अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या है, एंडोसाइटोसिस है, कोशिका के द्वारा पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या, एक्सोसाइटोसिस जो है। तो यहाँ पर परासरण और विसरण के द्वारा क्या होता है, निष्क्रिय परिवहन किया जाता है। क्लियर। तो सक्रिय परिवहन में अपन ने क्या ले लिया, ग्लूकोज का परिवहन लिया। तो जैसे ग्लूकोज के परिवहन की, जैसे मान लो ये कोशिका झिल्ली है, तो कोशिका झिल्ली पर यहाँ पर क्या पाई जाती है, इंट्रिंसिक प्रोटीन पाई जाती है। और इंट्रिंसिक प्रोटीन में अब क्या होता है, यहाँ पर इस तरीके से सोडियम आयन बाहर निकलेगा और पोटेशियम आयन अंदर आता है। तो 2 पोटेशियम आयन अंदर आएंगे और 3 सोडियम आयन जो है वो क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं इस तरीके से। यहाँ पर क्या होता है, ये एटीपी का अणु जो होगा ब्रेक होगा और ब्रेक होकर यहाँ पर 2 चीज़ बनती है, एक तो कार्बनिक फॉस्फेट बनता है और एक एडीपी बनता है। यहाँ पर क्या बनेगा, एडीपी इस तरीके। और यहाँ पर ऊर्जा रिलीज होती है, उस ऊर्जा का प्रयोग इसमें किया जाएगा। अब सोडियम आयन जैसे ही 2 पोटेशियम आयन अंदर आ रहे हैं, 3 सोडियम आयन बाहर आ रहे हैं, तो बाहर की तरफ क्या होगा, अगली स्टेप अगर अपन देखते हैं तो अगली स्टेप में यहाँ पर सोडियम आयन की क्या हो जाएगी, ये सोडियम आयन बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि सोडियम आयन अंदर आएगा यहाँ पर, और ये सोडियम आयन साथ में किसको लाएगा, ग्लूकोज को। ये कैरियर मॉलिक्यूल क्या आ जाएगा, ग्लूकोज अंदर आता है। इस तरीके से यहाँ पर किसका प्रयोग हो रहा है, एटीपी का प्रयोग हो रहा है, ऊर्जा का प्रयोग हो रहा है किसमें, परिवहन में। तो पदार्थों का परिवहन जो होता है वो कोशिका के द्वारा किस रूप में किया जाता है, चयनात्मक अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा तो क्या होगा, पदार्थों का परिवहन बिना रोक टोक, अगर उस छिद्र में से आसानी से पास हो रहे हैं जब तो पदार्थों का परिवहन हो जाएगा, अगर छिद्र में से पास नहीं हो रहे हैं तो पदार्थों का परिवहन नहीं होगा। परंतु चयनात्मक की बात करते हैं तो चयनात्मक में कोशिका झिल्ली के द्वारा पदार्थों का क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। फिर जाके चाहे वो बड़ी साइज का हो, छिद्र में से पास नहीं हो रहा है, अगर कोशिका के लिए आवश्यक है तो कोशिका उस जो है उसको क्या करेगी, अंदर लेके आती है। और इस काम में सहायता कौन करती है, कोशिका झिल्ली काम करती है। तो कोशिका झिल्ली के द्वारा परिवहन का कार्य क्या किया जाता है, संपादित किया जाता है। नेक्स्ट कार्य देखते हैं अपन, तो कोशिका आसंजन में सहायता करती है। यह है कोशिकीय आसंजन, आसंजन में सहायता करती है। तो इसके द्वारा आसंजन का मतलब क्या होता है कि 2 अलग अलग कोशिकाओं का आपस में जुड़ना क्या कहलाएगा, कोशिकीय आसंजन कहलाता है। और ससंजन में मतलब एक ही प्रकार की कोशिकाएं आपस में जुड़ती है तो वो ससंजन, जबकि अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं जब आपस में जुड़ेगी तो उसे क्या कहेंगे, आसंजन कहा जाता है। और आसंजन में ये क्या कर देती है, हेल्प करती है, कौन, कोशिका झिल्ली। या अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं का या अलग अलग ऊतकों की कोशिकाओं का आपस में जुड़ना क्या कहलाएगा, आसंजन कहलाता है। तो कोशिका झिल्ली जो है वो क्या करती है, आसंजन में भी सहायक होती है। क्लियर। जो नेक्स्ट इसके जो कार्य है उसको अपन अगली क्लास में करेंगे।